गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आ, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे जो 12th बोर्ड के एग्जाम है वो 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं आरबीएसई बोर्ड के। और हम जो 12th फिजिक्स के अंदर है ना, जैसे कि चैप्टर नंबर अगर अपन बात करें 9, तो चैप्टर नंबर 9 जो है रे ऑप्टिक्स के अंदर है ना, एक रे ऑप्टिक्स के अंदर वाला जो चैप्टर है उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि अगर अपन बात करें तो यानी कि 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज अपन क्या करते हैं बच्चों कि रे ऑप्टिक्स से संबंधित एक बहुत प्यारी सी डेरिवेशन है, ठीक है ना, लेंस मेकर फॉर्मूले की। आज अपन इस वाले वीडियो के अंदर या इस वाले लेक्चर के अंदर अपन उस लेंस मेकर जो फॉर्मूला है उसको अपन समझने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो अपन लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे, नहीं तो हम इसकी कोई लंबी सी है ना कोई डेरिवेशन करेंगे। अपन क्या करेंगे बच्चों, शॉर्ट और शूट तरीके से इसको समझने वाले। इसलिए थोड़ी देर के लिए ना कॉपी पेन उठा के और बैठ जाओ, और आप लोग है ना मैं जैसे जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा आप लोग इसको समझते जाइए, ठीक है ना। तो चले करते स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है फॉर्मूला, टॉपिक क्या है बच्चों, टॉपिक है हमारे पास में कि पतले लेंस से अपवर्तन, या फिर अपन बोल सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस निर्मात्री सूत्र, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है ना। ये बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम 2026, ठीक है ना, 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, ये जो 12th बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना, 2026 का, इसके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग ने इसको अच्छे से कंप्लीट कर ही लेना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, इसको अपन समझने वाले हैं। देखिए हमारे पास में एक लेंस दे रखा है बच्चों, ठीक है ना, कौन सा वाला, एक्स। और इस लेंस की दो सरफेस है हमारे पास में, अप और तक पृष्ठ कौन कौन सी है बच्चों, एक तो एक्स ए वाई है और दूसरी वाली है एक्स बी वाई। एक तो ये वाली सरफेस रही और एक ये वाली सरफेस रही। ये लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उस वाले पदार्थ का अपवर्तनांक अपन ने कितना मान रखा है बच्चों, म्यू2 मान रखा है। इस वाले लेंस के इधर की साइड पे अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास में विरल माध्यम है, विरल माध्यम, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं रेरर मीडियम। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको रेरर मीडियम हो जाएगा। इस रेरर मीडियम का जो, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि अपवर्तनांक है, वो अपन कितना मान के चलेंगे बच्चों, म्यू1। और फिर ये लेंस का कितना है हमारे पास में, म्यू2। इधर की साइड पे भी हमारे पास में क्या है बच्चों, ये यहां पर है विरल माध्यम, और ये वापिस से क्या आ जाएगा बच्चों, विरल माध्यम आ जाएगा। और इस विरल माध्यम का यानी कि रेरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रेरर मीडियम, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना बच्चों, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, म्यू1 हो जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है यहां तक। अब देखिए इसका जो रे डायग्राम है, इस रे डायग्राम को अपन समझ लेते हैं, फिर अलग अलग करके अपन इसको समझने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास में क्या है बच्चों कि ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये इसकी लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है बच्चों कि ये लेंस की जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहां पर एक हमने ओ पे एक बिंदु, ठीक है ना, बिंदु बीम रखा हुआ है, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वस्तु है। क्या है बच्चों, ये बिंदु बीम रखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या रखा हुआ है बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई प्रकाश किरण जाएगी, इस प्रकार से ये प्रकाश किरण गई बच्चों। ये प्रकाश किरण जो जा रही है, ये लेंस की इस वाली सरफेस से टकराएगी, कौन सी वाली से, एक्स ए वाई से टकराएगी। यहां से टकराने के बाद में आपको पता है कि यहां पे टकराएगी ना, तो यहां पे क्या होगा बच्चों कि ये जो हमारे पास में प्रकाश किरण है, ये मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यानी कि रेरर मीडियम से किस में जा रही है बच्चों, डेंसर मीडियम में, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण कहां से जा रही है बच्चों, ये प्रकाश किरण जा रही है आर से किस में जा रही है, डी में जा रही है। आर से डी का मतलब रेरर मीडियम से कहां पे जा रही है, डेंसर मीडियम में। और आपको पता है कि जब प्रकाश किरण है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका जो वेग है वह क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यहां पे इस वाले बिंदु एम के ऊपर अगर क्या ढूंढूं बच्चों, इसका अगर मैं है ना इसका अगर मैं अभिलंब ढूंढूं, तो इसका जो अभिलंब मिलेगा वह हमारे को क्या करना है कि ये जो हमारे पास में सरफेस है ना, ये वाली सरफेस दिख रही है, इस वाली सरफेस का कहीं ना कहीं आप लोगों को इसका क्या बनाना है बच्चों,
इसका आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना है, यानी कि इसका वक्रता केंद्र ढूंढना है। तो इसको अगर अपन कहीं ऐसा बना हुआ मानते हैं ये सब पूरा, तो इसका जो सेंटर मिलेगा वो अपने को यहां पे मिलने वाला होगा, ठीक है ना। और इस वाली ये वाली जो सरफेस है ना, कौन सी वाली, एक्स ए वाई, इस वाली सरफेस का, ठीक है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि अगर अपन बात करें तो वक्रता के अंदर ये यहां पे लिख दिया अपन ने C1। अब अपन क्या करते हैं, इस M वाले बिंदु को इसके C1 से मिलाएंगे ना, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों, इसका अभिलंब मिल जाएगा, यानी कि नॉर्मल मिल जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं N1 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो ये जो प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है, तो ये प्रकाश किरण का अगर इस वाली जगह पे M वाले पॉइंट पे अगर अपवर्तन नहीं होता तो क्या होता बच्चों कि ये प्रकाश किरण है ना बिल्कुल ऐसे कैसे निकल के जाती। लेकिन आपको पता है कि M वाले पॉइंट पे इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो ये प्रकाश किरण यूं ना निकल कर क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास में क्या है बच्चों, अभिलंब है, क्या है ये अभिलंब, और ये प्रकाश किरण इधर है। आपको पता है कि जब यहां से ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, यानी कि हवा से किस में आ रही है बच्चों, कांच में आ रही है, तो इसका मतलब ये अभिलंब, इसका वेग कम हो जाएगा, यानी कि ये प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी कि यह प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे ना निकल के अभिलंब की तरफ झुकेगी। अभिलंब कहां है बच्चों, इसका नॉर्मल ये रहा, तो ये प्रकाश किरण है ना इस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी इस प्रकार से। तो ये प्रकाश किरण है ना यहां से और ये इस प्रकार से अभिलंब की, ये नॉर्मल है, ये प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, यानी कि रेयर मीडियम से किस में आ रही है, डेंसर मीडियम में, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी इस प्रकार से। अब यहां से लेके, ठीक है ना, कहां से, यहां से नॉर्मल की तरफ झुक गई, यहां से प्रकाश किरण इस प्रकार से गई, ठीक है ना, और ये प्रकाश किरण इस प्रकार से यहां पे चली गई, यानी कि जो हमारे पास में, ठीक है ना, इस तरीके से गई प्रकाश किरण, और यहां पर, ठीक है ना, मुख्य अक्ष को कहां पे काटती है, आई डैश पे, यानी कि वो वाले बिंदु का जो प्रतिबिंब बनने वाला होना चाहिए था, वो कहां पे बनना चाहिए था बच्चों, आई डैश पे। लेकिन ये आई डैश पे तो तब बनना चाहिए था, तब हमारे पास में ये वाली जो सरफेस दिख रही है ना, कौन सी वाली बच्चों, एक्स बी वाई, ये वाली सरफेस है ना, ये अनुपस्थित होनी चाहिए, यानी कि ये एक्स बी वाई जो दिख रहा है ना, एक्स बी वाई वाली जो सरफेस है ना, यह अनुपस्थित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, अनुपस्थित। लेकिन आपको पता है कि ये वाली सरफेस अनुपस्थित नहीं है, ये वाली सरफेस भी यहां पर प्रेजेंट है, इसलिए इस वाले ऑब्जेक्ट का ये जो ओ है ना, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहां पर बनने वाला होना चाहिए था, कहां पे, आई डैश पे, वहां पर ना बनकर, ठीक है ना, पे कहां बनेगा वो देखते हैं अपन। तो यहां से जब प्रकाश किरण है ना, यहां से लेके M से लेके N तक जो प्रकाश किरण है, यानी कि रे ऑफ लाइट, ये किसमें चल रही है बच्चों, यहां से लेके और यहां तक ये जो प्रकाश किरण है ना, ये किसमें चल रही है बच्चों, डेंसर मीडियम में चल रही है, यानी कि सघन माध्यम में चल रही है। अब जब ये प्रकाश किरण है ना N वाले बिंदु पर आती है ना, इस वाले बिंदु पे, तो इस वाले बिंदु पे आने के बाद में फिर से क्या होगा बच्चों, प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हमारे पास में यह अपवर्तन होगा, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि अभिलंब खींचना पड़ेगा। अभिलंब खींचेंगे तो ये वाली जो सरफेस है ना, कौन सी वाली, एक्स बी वाई वाली जो सरफेस है ना, एक्स बी वाई वाली सरफेस का अभिलंब खींचने के लिए अगर मैं इसको इस तरीके से पूरा बना हुआ मानूं ऐसे, तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो अपने को इधर की साइड पे मिलने वाला होगा, यानी कि हमारे पास में ये इसका जो अभिलंब मिलेगा ना, इसका इस वाली सरफेस का अभिलंब, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को इस वाली सरफेस के, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपन इस प्रकार से मिला देते हैं। तो ये जो हमारे को मिला है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में N2, यानी कि इस वाली सरफेस के लिए नॉर्मल का काम करेगा। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि ये प्रकाश किरण है ना, देखो यहां से लेके यहां तक तो है ना, ये डेंसर मीडियम में आ रही है। अब जैसे ही इसका मीडियम चेंज होता है, यानी कि डी से किस में आएगी बच्चों, ये आर में आएगी, तो आपको पता है कि फिर से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो यानी कि ये नॉर्मल से दूर रहेगी। अब एक बात बताओ, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से, ये नॉर्मल है, ये प्रकाश किरण को ऐसा निकलना चाहिए था, ऐसा निकलना चाहिए था ना, यानी कि ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल, ये प्रकाश किरण है ना ऐसे है, तो इसको नॉर्मल की तरफ झुकना चाहिए था, यानी कि प्रकाश किरण ऐसे ना निकलकर नॉर्मल, ये दिख रहा है ना, ये हमारे पास में नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर जाना चाहिए था, सॉरी कहां जाना चाहिए था बच्चों, नॉर्मल से दूर जाना चाहिए था, यानी कि ये हमारे पास में प्रकाश किरण है ना, ये प्रकाश किरण है इस प्रकार से जाना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन ये इधर ना जाकर ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से दूर की तरफ जा रही है, तो ये प्रकाश किरण ऐसे ना निकल के इस वाले अभिलंब से क्या हो रही है, दूर जा रही है, यानी कि इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहां पे बनने वाला होगा बच्चों, आई पे बनेगा। कहां पे बनेगा, आई पे। देखिए यहां पे हमारे पास में रेड डायग्राम है, एक बार मैं इसको फिर से बना के बता देता हूं किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से सुनना। यहां पे हमारे पास में जैसे मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारे पास में लेंस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है,
यहां पर हमारे पास में एक बिंदु ऑब्जेक्ट यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से कोई प्रकाश किरण गई ये वाली, ठीक है ना। अब यहां पे जाते ये हमारे पास में पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एम वाला हो जाएगा। मुझे क्या करना है, यहां पर अभिलंब खींचना है। अभिलंब खींचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो सरफेस है ना, इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढो आप, ठीक है ना। तो इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं यहां मिलेगा। ये अपन ने लिखा क्या, C1। अब मैं इस M को किससे मिला दूं बच्चों, C से मिला देता हूं। तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, N1 यानी कि अभिलंब का काम करेगा। अब ये प्रकाश किरण है ना, देखो ये सरफेस नहीं होती तो प्रकाश किरण को ऐसा निकलना चाहिए था, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे ना जाकर क्या होगा, आपको बताइए किस में से जा रही है बच्चों, ये रेयर मीडियम से किस में आ रही है, डेंसर में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। तो जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो ये क्या होगी बच्चों, ये वाले प्रकाश किरण है ना अभिलंब की तरफ झुकेगी, यानी कि ये हमारे पास में अभिलंब की तरफ झुक गई। आगे की बात समझ में। अब यहां से लेके यहां तक ये जो प्रकाश किरण है ना, ये यहां से लेके यहां तक प्रकाश, यहां पर मैं एन वाला पॉइंट लिख देता हूं, यहां से लेके यहां तक प्रकाश किरण है ना किसमें चली है बच्चों, डेंसर मीडियम में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर भी क्या होगा, एन वाले पॉइंट के ऊपर भी क्या होगा बच्चों, इस वाले प्रकाश किरण का अपवर्तन होने वाला है। क्या होने वाला है, अपवर्तन। अब इसका अपवर्तन होगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को, इसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए ढूंढना पड़ेगा अपने को अभिलंब। अब इसका जो नॉर्मल ढूंढना है, तो नॉर्मल ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से बनी होगी बच्चों, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका जो सेंटर होगा ना बच्चों, कहां पे, कहीं ना कहीं इसका सेंटर तो होगा यहां पे। जैसे मैंने यहां पे सेंटर लिख दिया कितना, C2। अब मैं C2 को अगर इससे मिला दूं, इससे, तो ये हमारे पास में किसका काम करेगा, N2 का, यानी कि नॉर्मल का काम करेगा। आ जाएगी बात समझ में। अब देखिए ये जो प्रकाश किरण है ना, इस वाले प्रकाश किरण को बिल्कुल ऐसा निकल जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये वाली तब निकलेगी बच्चों, यहां पर अपन ने क्या मान रखा है, आई डैश। ये वाली तब निकलेगी बच्चों जब हमारे पास में ये वाली सरफेस है ना प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि ये वाली सरफेस यहां पर मौजूद ही ना हो। लेकिन आपको बताया कि लेंस के अंदर है ना दो सरफेस होती है, ठीक है ना। तो ये वाली सरफेस यहां पर पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इस वाली जगह पे भी क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है ना। सॉरी, इस वाली जगह पे भी क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि यहां पर ये प्रकाश किरण जो ऐसे आ रही है ना, इस वाले प्रकाश किरण को ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये प्रकाश किरण क्या होगी बच्चों, ये है ना डेंसर मीडियम से किस में आ रही है, नॉर्मल मीडियम में, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी जो वेलोसिटी बढ़ेगी ना बच्चों, ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो ये जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास में अभिलंब है, ये प्रकाश किरण इधर है। अगर ये प्रकाश किरण इधर की साइड पे जाती यूं, तो ये प्रकाश किरण अगर इधर की साइड पे जाती है तो इसका मतलब अभिलंब की ओर जा रही है, यानी कि अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटेगी तो यानी कि लास्ट में फाइनल जो हमारा इमेज मिलेगा आई, वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में ना, इसको बोलेंगे अपन बच्चों क्या, फाइनल इमेज। क्या बोलेंगे इसको, ये फाइनल इमेज बोलेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे पास में हो जाएगा वर्चुअल इमेज। क्या हो जाएगा बच्चों, ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को, अरे बोलो भाई फटाफट से, ये बात क्लियर है। अब देखिए यानी कि इसका ये तो रफ डायग्राम था, इसका जो डायग्राम है वो हमारे पास में, ठीक है ना, ये वाला। अब अपन बात करते हैं कि ये जो सरफेस है ना, कौन सी वाली, XAY, इस XAY सरफेस से अपन अपवर्तन के बारे में बात करते हैं कि इस वाली सरफेस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं कि हमारे पास में जो सरफेस है ना, कौन सी वाली सरफेस बच्चों, XAY, यह रही XAY सरफेस से अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास में बिंदु O पर है ना क्या रखी हुई है बच्चों, वस्तु रखी हुई है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। इस वाले ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गई, यहाँ पे हमने यहाँ पर M वाला पॉइंट रखा। यहां पर हमारे पास में ना, जैसे ये यहाँ पे प्रकाश किरण है ना इस प्रकार से गई, इस प्रकाश किरण ने अभिलंब N1 के साथ में, ये जो आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है ना, इसने अभिलंब के साथ में जो कोण बनाया, इसको अपन बोलेंगे आपतन कोण। कितना हो जाएगा बच्चों, आई। ये प्रकाश किरण है ना मुख्य अक्ष के साथ में कितने मतलब अल्फा एंगल बनाते हुए गई है। अब ये प्रकाश किरण है ना इस प्रकार से गई, ठीक है ना, और यहां पर जाके क्या बना रही है बच्चों, आई डैश में क्या बना रही है, इसका इमेज बना रही है। किसका इमेज बना रही है बच्चों, O का इमेज कहां पे बना रही है, आई डैश में बना रही है। अब यहां पर बात यह है कि ये वाली जो कहानी है ना, ये वाली कहानी तब की बच्चों जब हमारे पास में सरफेस, दूसरी वाली सरफेस, इसके पास वाली जो सरफेस थी ना, ये वाली सरफेस, यानी कि XBY वाली जो सरफेस थी, ये XBY वाली सरफेस एब्सेंट है, यानी कि वो XBY वाली जो सरफेस है ना वो तो प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि यहां से ध्यान से सुनना, यानी कि अपन चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कि जब हमारे पास में, जब XBY
सतह, ठीक है ना, सतह अनुपस्थितों, ठीक है ना, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं इसके साथ में। तो देखिए हमारे पास में इससे पहले अपन एक चीज पढ़ चुके हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, यानी कि इस वाली सतह के लिए, ध्यान से सुनना, इस वाली सतह के लिए ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ना, ये तो मतलब ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, यू हो जाएगी। और अगर अपन बात करें यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, r1 हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हमारे पास में हो जाएगी, v डैश मान लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास में किसका काम करेगा, प्रतिबिंब का, और ये किसका काम करेगा, ये हमारे पास में वस्तु का काम करेगा। यानी कि ये जो प्रतिबिंब बना है ना यहाँ पे आई डैश पे, वह एक फाइनल इमेज नहीं है, वह हमारे पास में केवल एक मतलब यूं बोल सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब है हमारे लिए, ठीक है ना। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं जितना छोटा होगा ना उतना छोटे तरीके से इस वाले डेरिवेशन को करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी कतई भी इसको है ना लंबा खींच के नहीं चलेंगे, बिल्कुल जितना हो सकेगा ना उतना शॉर्ट और शूट तरीके से करेंगे, और आप लोग इसको समझते रहिए। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, कि पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस से अपवर्तन का जो सूत्र होता है ना, ठीक है ना, यानी कि फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, बाय थिन लेंस, ठीक है ना। थिन लेंस से जो अपवर्तन का फॉर्मूला होता है या रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, याद है, वो होता है हमारे पास में μ2 अपॉन में v माइनस का μ1 अपॉन में u इक्वल टू होता है बच्चों μ2 माइनस का μ1 अपॉन में कितना होता है बच्चों, r होता है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है पतले लेंस से अपवर्तन का। और कुछ कुछ जो हमारे पास में लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो भी इसके जैसा होता है। अब सुनिए, ये हमारे पास में क्या था बच्चों, ये हमारे पास में ये वाला लेंस के इधर वाला जो पार्ट है ये हमारे पास में कौन सा वाला माध्यम था बच्चों, विरल माध्यम। कौन सा वाला माध्यम था, विरल माध्यम, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में रेयर मीडियम था। क्या था बच्चों, रेयर मीडियम था। इस वाले रेयर मीडियम के इस रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो अपन ने कितना मान रखा था, μ1। और ये जो हमारे पास में लेंस है, इस वाले लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना मान रखा था अपन ने, μ2 मान रखा था। आ जाएगी बात समझ में। अब देखिए यहां पर क्या है, इस वाली सरफेस के लिए, कौन सी वाली सरफेस के लिए बच्चों, XAY सरफेस के लिए, यानी कि सतह के लिए, इस वाली सतह के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, सतह के लिए, ध्यान से सुनना, इस वाली सतह के लिए, ठीक है ना, बिंब का काम कौन कर रहा है बच्चों, बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है हमारे पास में कौन, O, ठीक है ना, ये कर रहा है ना। अच्छा मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने हमारे पास में U, यानी कि अपने को क्या करना है कि U की जगह पे तो क्या रखना है बच्चों, U ही रखना है। यहां पर U क्या होता है, यहां पर U क्या होता है, U होता है हमारे पास में बिंब की दूरी, और V क्या होता है हमारे पास में प्रतिबिंब की दूरी, R होती है इसकी वक्रता त्रिज्या। आई बात समझ में। अब सुनो, अच्छा इसके लिए जो आभासी बिंब है, आभासी प्रतिबिंब जो है, आभासी प्रतिबिंब कितना है बच्चों बताओगे, आभासी प्रतिबिंब यानी कि इसको अपन बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल जो इमेज है वो क्या है बच्चों हमारे पास में, वर्चुअल इमेज हो जाएगी हमारे पास में कितनी, क्या हो जाएगी बच्चों, आई डैश, ठीक है ना। और ये आई डैश जो है ये इसको अपन यानी कि v की जगह में क्या रखना है बच्चों, यहां से लेके यहां तक, यानी कि जो हमारे पास में इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस को जनरली अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पर अपन ने किससे कर रखा है, v डैश से। तो मैं इसको लिखने वाला हूं v की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, v डैश। और यहां पर अगर आप देखोगे ना तो इस वाली सरफेस की अगर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे, यानी कि अगर अपन बात करें इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी बच्चों, R1, यानी कि मैं यहां पर R की जगह पे क्या लिखने वाला हूं बच्चों, R1। आए बात समझ में। अगर इस वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना, μ1 की जगह μ1 रहेगा, μ2 की जगह μ2 रहेगा। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर, ध्यान से सुनना, इस वाले फॉर्मूले के अंदर u की वैल्यू ये रखता हूं, v की वैल्यू v डैश रखता हूं, r की जगह r डैश लिखता हूं, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों कैसे, ध्यान से सुनना, μ2 अपॉन में यहां पर लिखा हुआ था v की जगह मुझे क्या रखना है बच्चों, v डैश, फिर माइनस का μ1 अपॉन में u की जगह मुझे u ही रखना है, इक्वल टू में क्या लिखना है बच्चों, μ2 माइनस का μ1 अपॉन में नीचे वैल्यू कितनी जाएगी, r की जगह पे क्या रखना है बच्चों, R1। यहां तक बात क्लियर है भाई, अरे बोलो हाँ कि ना, ये बात क्लियर है ना। देखो जितना छोटा होगा ना उतना छोटा बताऊंगा, और कोशिश ये रहेगी कि आप लोग भी ऐसे कीजिए, ठीक है ना।
बिल्कुल एक्यूरेट सही रहेगा, ठीक है ना। 4 नंबर का सवाल रहेगा और ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। बात कर ले रहे भाई, यहां तक बात कर लेना। ये हमारे पास में हो जाएगी इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट, ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में दूसरी वाली जो सरफेस है ना, कौन सी वाली सरफेस बच्चों, एक्स बी वाई वाली सरफेस, एक्स बी वाई वाली सरफेस से अपने को क्या करना है, अपवर्तन निकालना है। ध्यान से सुनना, यहां तक बात कर ले रहे ये वाली। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि सतह, यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं कि सतह एक्स बी वाई से अपवर्तन निकालना है, एक्स बी वाई से अपवर्तन, ठीक है ना, यानी कि रिफ्रैक्शन बाय सरफेस एक्स बी वाई, ठीक है ना। तो मैं इसका फोटो बनाता हूं, तो यहां पे इसका रे डायग्राम अगर देखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा बच्चों, ध्यान देना, ठीक है ना। कौन सी वाली सरफेस, पीछे वाली सरफेस, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अपन क्या करते हैं, ये वाली सरफेस है हमारे पास में, और ये इस तरीके से इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कौन सा वाला, ओ, यहां से कोई रे ऑफ लाइट गई थी ऐसे, ठीक है ना। अब मैं आगे वाली को एब्सेंट मान रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास में है ना, यहां पे क्या था बच्चों, आई डैश था, ठीक है ना। और यहां पे हमारे पास में क्या लिखा हुआ था, बी लिखा हुआ था, और यहां पे, ठीक है ना, इसका जो नॉर्मल था वो कहीं ना कहीं हमारे पास में यहां पे था, ये C2 था। यहां से लेके ये जो डिस्टेंस थी वह कितनी थी बच्चों, R2 थी, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक ध्यान देना, इस वाली सरफेस के लिए, एक्स बी वाई के लिए, इस वाली सरफेस के लिए ये जो आई डैश है ना, ये काल्पनिक बिंब का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों, काल्पनिक बिंब का काम करेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पर हमारे पास में ये जो काल्पनिक बिंब होगा ना, काल्पनिक बिंब, ये काल्पनिक बिंब क्या होगा बच्चों, यहां पर काल्पनिक बिंब होगा कितना, आई डैश। और आपको पता है अभी अपने इसको, ठीक है ना, इसको क्या मान रखा था, ये वाली डिस्टेंस कितनी मान रखी थी बच्चों, वी डैश। अगर ये बिंब का काम कर रहा है, आई डैश बिंब का काम कर रहा है, तो एक बात बताओ बच्चों कि यू की जगह मुझे क्या रखना है, ठीक है ना, यू की जगह मुझे रखना है वी डैश रखना है। क्या रखना है बच्चों, यू की जगह वी डैश रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ये हमारे पास में जो आई डैश है ना, ये आई डैश एक प्रकार से किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो मैं यहां पर है ना, आई डैश की जगह पे क्या रखने, यू की जगह पे क्या रखने वाला हूं, वी डैश रख दिया। बात के लिए इसका जो फाइनल इमेज बन रहा था, वो फाइनल इमेज कहां बन रहा था बच्चों, यहां पर, ठीक है ना। ये हमारे पास में कितना था, आई, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी मान रखी थी बच्चों, अपन ने भी मान रखी थी। और ये यहां पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना, यहां पर इस वाली इक्वेशन को मैं फर्स्ट डाल लेता हूं बच्चों, ठीक है ना। और ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको अपन सेकंड डाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको अपन इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं, कौन सी, सेकंड वाली। यहां तक बात कर ले रहे। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर, ठीक है ना, यहां पर जो अंतिम प्रतिबिंब होगा, अंतिम प्रतिबिंब क्या है बच्चों, बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से पढ़ा रहा हूं। अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा, यानी कि v की जगह अपने को क्या रखना है बच्चों, v रखना है। क्या रखना है, v की जगह पे v रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्या बात याद रखनी है कि जो प्रकाश किरण है ना, वह सघन माध्यम से कहां पे आ रही है बच्चों, विरल माध्यम में, ठीक है ना। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आएगी, तो यहां पर अपने को जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना, जहां पर आप लोगों को μ1 दिख रहा है ना, वहां पर अपने को μ2 रखना है, और जहां पर μ2 दिख रहा है वहां पर अपने को क्या रखना है, μ1 रखना है। बात के लिए रहना, ये वाली बात ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। समीकरण एक क्या थी बच्चों, बताओगे, समीकरण एक से, यानी कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बच्चों, याद है ना। इक्वेशन फर्स्ट थी μ2 अपॉन में v माइनस का μ1 अपॉन में कितना था बच्चों, u इक्वल टू कितना था, μ2 माइनस का μ1 अपॉन में कितना था, r, ये था ना। इस वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इस वाले इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, जहां पर v दिख रहा है ना, वहां तो आप लोगों को v रखना है, ठीक है ना। लेकिन जहां पर आप लोगों को u दिख रहा है ना, u की जगह अपने को रखना है v डैश रखना है। क्या रखना है बच्चों, v डैश। और दूसरी बात, जहां पर आप लोगों को r दिख रहा है ना, वहां पर रखना है आपको R2, और जहां पर आप लोगों को इसके अंदर 1 दिख रहा है ना, जहां जहां 1 दिख रहा है ना, उसकी जगह 2 रख दो। या फिर अपन बोल सकते हैं कि जहां पर आप लोगों को μ2 दिख रहा है ना, μ2 की जगह पे मैं रख दूंगा बच्चों कितना, μ1, और μ1 की जगह पे रख देंगे अपन μ2। ये बात के ले रहे।
अब देखो जब मैं इसमें रखता हूं तो क्या लिखेंगे बच्चों, μ2 की जगह पे तो क्या रखना है μ1, तो मैंने यहां पे लिखा μ1 अपॉन में v की जगह v रखता हूं, या माइनस है तो माइनस लगा दिया। μ2 की जगह पे क्या रखने वाला हूं बच्चों, ये μ2 रख दिया, अपॉन में यहां पर हमारे पास में u की जगह पे क्या रखने वाला हूं बच्चों, v डैश रखने वाला हूं। क्या रखने वाला हूं, v डैश। बात क्लियर है। इक्वल टू में यहां पर भी मैं चेंज करूंगा, μ1 माइनस का μ2 अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, r की जगह पे क्या रखना है, r2। यहां तक बात क्लियर है। यह हमारे पास में आ जाएगी बच्चों इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड। अरे बोलो यार हाँ कि ना, ठीक है ना। जितना सिंपल हो रहा है ना उतना सिंपल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हमारे पास में क्या है बच्चों कि ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड दिख रही है आप लोगों को, इक्वेशन नंबर सेकंड, और मैं यहां पे हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं बच्चों, जोड़ देता हूं। तो यहां पर अगर अपन जोड़ेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 प्लस क्या करना है अपने को, 3 करना है। 2 और 3 को अगर मैं जोड़ता हूं यानी कि इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड कर दिया। अगर मैं सेकंड और थर्ड को करता हूं तो ध्यान से सुनना, सेकंड में क्या लिखा हुआ है बच्चों, कहां गया, सेकंड में क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां पे हमारे पास में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला μ2 अपॉन में v डैश माइनस का μ1 अपॉन u, ठीक है ना, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। इस वाले इक्वेशन में इक्वेशन नंबर सेकंड को थर्ड को जोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, μ2 अपॉन v डैश क्या लिखा हुआ है, μ2 अपॉन में v डैश माइनस का μ1 अपॉन u, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड वाले इक्वेशन, μ2 अपॉन में v डैश माइनस का μ1 अपॉन में u, ऐसा लिखा हुआ है ना, एक बार चेक कर लो भाई, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ये लिखा हुआ है। फिर आगे अपन बात करेंगे तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, इक्वल टू में μ2 माइनस का μ1 अपॉन में कितने बच्चों, r1, ठीक है ना। प्लस करना है, क्या प्लस करना, सॉरी बच्चों, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, अभी मैंने एक ही साइड को जोड़ के रख दिया, यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान देना। ये वाली साइड तो अपन ने उस वाले इक्वेशन के लिखी, थर्ड वाले इक्वेशन को भी यहां पे लिखेंगे, ये वाला पार्ट यहां लिखेंगे, तो यहां प्लस करना है, ये वाला ये आ जाएगा μ1 अपॉन में कितना v माइनस का μ2 अपॉन में कितना v डैश। बात क्लियर है। अब उधर की साइड पे क्या लिखा हुआ था सेकंड वाले इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था, μ2 माइनस का μ1 अपॉन में कितना था बच्चों, r1। फिर इसके अंदर प्लस करना है थर्ड वाले इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट, यानी कि कितना, μ1 माइनस का μ2 अपॉन में कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, r2। यहां तक बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, मेरे हिसाब से ये तो एक जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है भाई। आगे वाला पार्ट देखो, ये वाला और ये वाला एक जैसा है, बिल्कुल काट दो भाई, इसको तो हमने यहीं पे फिनिश कर दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, यहां से μ1 यहां से μ1 कॉमन निकालूंगा, तो मैंने μ1 कॉमन निकाला, और यहां पर हमारे पास में कितना बचा, 1 अपॉन v माइनस यहां पर मिलेगा 1 अपॉन u। अरे बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आ रही, मजा आ रहा होगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इक्वल टू में यहां पर हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, μ2 माइनस का μ1 अपॉन में कितना है बच्चों, r1 है। मैं यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहां पे लिखने वाला हूं बच्चों μ2 माइनस का μ1 अपॉन में वैल्यू कितने आ जाएगी बच्चों, r2। अरे बोलो हाँ कि ना। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि यहां से ये जो दिख रहा है ना, यहां से मैं कॉमन निकालने वाला हूं μ2 माइनस μ1 को, ठीक है ना। अगर मैं यहां से कॉमन निकालू ना तो ये अपने को मिलने वाला होगा बच्चों, क्या मिलेगा भाई, यहां पर इसके बाद में क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना, μ1 तो यहां पर बचा हुआ है, यहां पे 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u, ठीक है ना, इक्वल टू मैं μ2 माइनस का μ1 मैंने कॉमन निकाला, तो यहां पर हमारे पास में मिलेगा 1 अपॉन r1 माइनस का कितना, 1 अपॉन r2। अरे बोलो हाँ कि ना यार, ठीक है ना। देखो यहां से अगर मैं ये कॉमन निकालूंगा तो यहां कितना मिलेगा, 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2। पिक्चर खत्म। चलिए अगर यहां पे ऐसा लिख देते हैं अपन, तो ये जो μ1 है ना, μ1 से इधर डिवाइड कर देता हूं बच्चों, तो यहां पर आएगा 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इक्वल टू कितना, यहां पर आएगा μ2 माइनस का μ1, और यहां पर इसका भाग देंगे ना तो ये μ1, और यहां पर भी कितना μ1, यहां पर कितना है बच्चों, 1 अपॉन r1 माइनस का कितना, 1 अपॉन r2। अरे बोलो यार, बात समझ में आ रही है। अच्छा मैं यहां पर ये वाला जो दिख रहा है ना, लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, लेंस सूत्र होता है, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र, ठीक है ना। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u होता है भाई ऐसा, ठीक है ना, ये लेंस फॉर्मूला है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि इसकी जगह तो 1 अपॉन f लिख दिया, इक्वल टू हमारे पास में, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, इसको आप चाहो तो ऐसा कैसे रख दो, यानी कि μ2 अपॉन में μ1, फिर माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों 1, इससे कट ही जाएगा,
यहां पर कितना मिला बच्चों 1/R1 माइनस का 1/R2। अरे मिला कि नहीं मिला, मिल जाएगा ना। चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार से, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं बालको, इसको हम लिख सकते हैं कैसे 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास में ये वाला जो फॉर्मूला आया ना, ये दिख रहा है तुम लोगों को प्यारा सा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये प्यारा सा फॉर्मूला ही क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र होता है। क्या होता है बच्चों, ये लेंस मेकर सूत्र। और यहां पे हम डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर इसको कितना 4, और इसके नीचे लिख लो यही लेंस मेकर सूत्र है। क्या है बच्चों, ये लेंस मेकर सूत्र, यानी कि दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है बच्चों, ये दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। और अपने को डेराइव भी तो ये करना था, ठीक है ना। कितना सिंपल सा है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना, बहुत आसानी से हो गई, ठीक है ना। और आप लोग है ना, इसको एग्जाम में जब आएगा ना, तो आप लोग इसी तरीके से कीजिए, ताकि तुम लोग है ना वो एंगल के चक्कर में ना पड़ो। नहीं तो क्या है कि ये वाली जो डेरिवेशन है ना, कम से कम 4-5 पेज की डेरिवेशन है, तो तुम जितना शॉर्ट हो सके ना उतना शॉर्ट लिखो, बहुत आसानी से बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो मैं इसके अंदर एक और चीज कर देता हूं, ठीक है ना। क्या चीज करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया, यहां पर आया हमारे पास में 1/f इक्वल टू कितना है बच्चों, यह है हमारे पास में μ2 अपॉन में μ1 और माइनस का 1, और यहां पर कितना है बच्चों 1/R1 माइनस का 1 कितना है R2। यह बात क्लियर है। अगर मैं यहां पर ऐसा लिखूं बच्चों कि यदि हमारे पास में यदि μ2 की जगह अगर मैं μ लिख दूं, ठीक है ना, और उसके बाद में μ1 की जगह में 1 लिख दूं, ठीक है ना। यहां पर 1 हमारे पास में यानी कि हवा होती, हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो जनरली अपन कितना मान के चलते हैं 1। तो अगर हमारे पास में ये वाली कंडीशन बनती है, अगर मैं यहां पर वैल्यू पुटअप करता हूं, तो ये 1/f इक्वल टू क्या कर सकते हैं बच्चों μ-1, और यहां पर हमारे पास में 1/R1 माइनस का 1/R2। बात क्लियर है भाई। ये हमारे पास में लेंस मेकर फॉर्मूला हो जाएगा। और ये हमारे पास में f क्या है बच्चों, फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना, ये फोकल लेंथ है। और इस वाले सूत्र की सहायता से, यानी कि अगर हमें किसी भी लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या पता है, यानी कि R1 और R2 पता है, तो अपन है ना उस वाले लेंस के क्या निकाल सकते हैं बच्चों, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक? अरे बोलो भाई बात क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो आप लोग है ना सभी को यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल से टॉपिक है, ठीक है ना। एक बार मैं बता देता हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट से, ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है ना। यहां से ये तो मेन डायग्राम है, मेन डायग्राम लिख देना। उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद में हमारे पास में ये रफ डायग्राम में जो आप लोगों को समझाया था, उसके बाद में ये यहां से एक्स ए वाई सरफेस से रिफ्लेक्शन, उसके बाद में अगर बात करें तो ये एक्स बी वाई सरफेस से रिफ्लेक्शन, और उसके बाद में ये छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से यहां पे खत्म हो जाता है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी भेजो, ठीक है ना, और अपने जो छोटे भाई बहन है, ठीक है ना, सबको भेजो। और आपके YouTube से, आपके अपने प्यारे YouTube से चैनल BCI कोटा गुरु, ठीक है ना, इसको भाई साहब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो, ठीक है ना, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो इसलिए तरीके के आप लोगों के ना बहुत सारे छोटी छोटी डेरिवेशनें आने वाली हैं एग्जाम के अंदर, और इन छोटी छोटी डेरिवेशनों को मैं आप लोगों को पूरी फिजिक्स की जो इतनी भी डेरिवेशन है उनकी एक सीरीज चलाने वाले हैं अपन बहुत जल्दी, ठीक है ना। पहले चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक जितनी भी छोटी छोटी डेरिवेशन है ना, प्रत्येक चैप्टर की उन सभी डेरिवेशन का है ना अपन एक वीडियो बनाएंगे, और उसके आधार पे पूरी मतलब जो फिजिक्स है, पूरी फिजिक्स के अंदर की जो डेरिवेशन रहेगी, ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम में आती है, वह सब आप लोगों को मैं यहाँ पे सोल्व आउट करवा दूंगा, ठीक है ना। ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी जो बच्चे IIT और नीट की तैयारी करते हैं। क्योंकि देखिए आप लोगों को सबको पता है कि जब अपन IIT और नीट की तैयारी करते हैं, वहां की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है अधिकतर वो ऑप्शन वाले सवालों के ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। जबकि आप लोगों को पता है कि जब हम किसी भी बोर्ड एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो पेपर होता है थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है बच्चों कि लिखना पड़ता है। और यहां पे ठीक है ना, हम वही चीजें यानी कि थ्योरेटिकल चीजें समझने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग है ना इस वाले चैनल को फॉलो करो, लाइक करो और शेयर कीजिए दबा के।
और आप लोग है ना अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि ये वाली चीजें उनके भी फायदामंद रहे। ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है ना, जय हिंद जय भारत।